हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए, हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है और 3 टेस्ट सीरीज हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारा जो टेस्ट है वो 4th टेस्ट सीरीज है भाई, और इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना वो 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे हमने। एक तो एटमॉस्फेयर वाला और दूसरा है ग्लोब की स्थिति, यानी कि अक्षांश और देशांतरों से संबंधित। तो उसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे भाई। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं क्या, भूकंप विज्ञान, फलित ज्योतिषी, मौसम विज्ञान और खगोल विज्ञान। इसका सही आंसर, यानी कि जो वायुमंडलीय जो दशा है इसका जो अध्ययन किया जाता है ना उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, मौसम विज्ञान बोला जाता है भाई। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मौसम विज्ञान। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको, मौसम विज्ञान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनी होती है। ऑप्शन दे रखे हैं क्या, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी कि जो वायुमंडल है ना, इस वायुमंडल के अंदर जो गैस पाई जाती है वो कौन सी, किसका मिश्रित रूप के आधार पर मिलती है। तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही है। कौन सी भाई, नाइट्रोजन। वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो किसकी मिलती है, नाइट्रोजन की मिलती है। अगर इसकी पर्टिकुलर की बात करें ना, कितने प्रतिशत पाई जाती है नाइट्रोजन, तो ये मिलती है कितनी, 78.08%। आपसे क्वेश्चन पूछे कि वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा गैस भी कौन सी पाई जाती है, तो भी कौन सी आती है, नाइट्रोजन ही। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन सी मिलती है भाई, तो दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन, और इसकी फिक्स की बात करें तो कितनी है, ये 20.95%। तीसरे नंबर पर कौन सी मिलती है, ऑर्गन, और ऑर्गन की बात करें तो कितनी है, ये आती है 0.93%। ठीक है, और इसी तरह से CO2 की बात करें तो CO2 कितने प्रतिशत पाई जाती है, 0.03%। तो इसका सही आंसर कौन सा है, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्न स्तर है। यानी कि जो वायुमंडल की जो परत है ना उनमें से कौन सा परत सबसे निम्न वाला एरिया है, वो कौन सी परत पाई जाती है। तो ऑप्शन दे रखे हैं क्या, बाह्यमंडल, मध्यमंडल, अक्षोभ मंडल और तापमंडल। तो इसका क्या है, सी ऑप्शन इसका सही है भाई। कौन सा सबसे निम्न स्तर पर कौन सा मंडल पाया जाता है, अक्षोभ मंडल। ठीक है, कौन सा मंडल है, अक्षोभ मंडल। जैसे कि ये वाली यानी कि वायुमंडल की लेयर है, और इनमें सबसे नीचे वाली ये जो लेयर है इसको किस नाम से जानते हैं, इसको अक्षोभ मंडल बोला जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, अक्षोभ मंडल। और इसी के ऊपर ये वाली जो लेयर मिलती है इसको किस नाम से जानते हैं, इसको समताप मंडल कहा जाता है। ठीक है, कौन सी है, समताप मंडल। इसी तरह से ये जो तीसरी परत है इसको किस नाम से जानते हैं भाई, इसको मध्य मंडल कहा जाता है, मध्य मंडल या फिर ओजेनोस्फेयर बोला जाता है। इसी तरह से ये जो परत मिलती है इसको किस नाम से जानते हैं, इसको आयनोस्फेयर या फिर क्या, आयन मंडल कहा जाता है, आयनोस्फेयर। और इसी तरह से जो लास्ट है ये वाली जो परत मिलती है इसकी इन्फिनिटिव सीमा तक मिलती है, और ये कौन सी आती है, एक्सोस्फेयर या फिर इसी का ही क्या नाम आता है, बहिर्मंडल। ठीक है, कौन सी है, बहिर्मंडल। तो वायुमंडल का सबसे निम्न स्तर वाला भाग कौन सा, अक्षोभ मंडल। ठीक है, कौन सा है, अक्षोभ मंडल। तो सी इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं क्या, अंतरिक्ष से इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इस स्तर पर बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें वायुमंडल का यह तीसरा स्तर आता है। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है क्या, यह प्रत्यक्ष समताप मंडल के ऊपर है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, देखिए वैसे तो इसमें 2 ऑप्शन सही है। एक तो कौन सा कि वायुमंडल का कौन सा आता है, ये तीसरी परत आती है। किस प्रकार से अभी बताया मैंने, सबसे नीचे वाली कौन सी परत, अक्षोभ मंडल। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आई कौन सी, दूसरे नंबर पर समताप मंडल। तीसरी आती है कौन सी इसमें, तो तीसरी है कौन सी भाई, यही मध्य मंडल वाली, मेसोस्फीयर। ठीक है, कौन सी है, मध्य मंडल। तो इसमें यानी कि ये वाला ऑप्शन भी क्या है, सही है, मध्य मंडल की तीसरी परत है। और इसी तरह से इसमें बी ऑप्शन दे रखा है क्या, यानी कि किसके, इस स्तर से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान क्या है, अत्यंत तीव्रता के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दोनों को देख करके है ना, तो इसका राइट आंसर कौन सा करना पड़ेगा, हमें बी करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही क्या है, यानी कि
समताप मंडल वाला जो एरिया है, ये जो अक्षोभ मंडल वाला एरिया है ना, इसमें तो ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है भाई, कम होता है। कितने पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं ना, तो तापमान कितना कम हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। लेकिन 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाए ना तो कितना कम होता है, 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या है, गिरावट आ जाती है। इसी तरह से जैसे ही समताप मंडल दूसरी परत के अंदर जाते हैं ना, तो यहाँ पर तापमान क्या है, ना तो बढ़ता और ना ही घटता, क्या रहती है इसमें स्थिति, समताप, यानी कि समान तापमान क्या रहता है, बराबर रहता है, इक्वल रहता है। और जैसे जैसे यानी कि ये वाली परत शुरू होती है, कौन सी, तीसरे नंबर की, कौन सा, मध्य मंडल शुरू होता है, उस टाइम पर तापमान में क्या है, यानी कि तीव्रता आना शुरू हो जाती है, तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तीसरी परत के अंदर कितना, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर पर क्या है, प्रत्येक के 1 किलोमीटर पार करेंगे ना, तो ये कितना डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है, यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या है, वृद्धि होना शुरू हो जाती है। और ये भी पूछे कि सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से मंडल के अंदर आती है, तो कौन सा, आयन मंडल से तो लगातार वृद्धि हो जाती है अभी, लेकिन इसके अंदर भी क्या है, तापमान तीव्रता से बढ़ना शुरू हो जाता है। इस कारण से इसका कौन सा, बी ऑप्शन क्या है, सही है, कि इस मंडल में शुरू होते ही क्या है, तापमान में तीव्रता से क्या होना, तापमान तीव्रता से बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर निम्नलिखित में लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक तथा ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल जोन को किस नाम से जानते हैं। यानी कि जो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तो कहां पर हो, ध्रुवों पर, और 16 किलोमीटर की ऊंचाई कहां पर हो, ये भूमध्य रेखा पर। तो ये कौन सी परत है जो जिसकी ऊंचाई इतनी मिलती है, तो हमने अच्छे से वीडियो के अंदर कंप्लीट किया था। यानी कि कौन सा, सबसे लास्ट वाली परत, और सबसे लास्ट वाली परत कौन सी, अक्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। और इस ट्रोपोस्फेयर के है ना, ध्रुवों पर ऊंचाई तो कितनी आती है, 8 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी आती है, 16 किलोमीटर। ठीक है, कितनी आती है, 16 किलोमीटर। तो ये कौन सी परत से संबंधित है, तो ये सारी बातें अक्षोभ मंडल से। ठीक है, कि कौन सी परत पाई जाती है, इन दोनों के बीच में अक्षोभ मंडल है भाई। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सी इसका क्या है, राइट आंसर है। अच्छा, अक्षोभ मंडल में एक बात और भी होती है भाई, क्या, कि ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है ना, तो इस तापमान के गिरने की दर को क्या कहते हैं, तो ऊंचाई के साथ तापमान गिरने की दर को सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको, सामान्य ह्रास दर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। यानी कि सामान्य ह्रास दर अपना काम कौन से मंडल में शुरू करती है, तो वो आती है कौन सा, अक्षोभ मंडल में। ठीक है, कौन से मंडल के अंतर्गत है, अक्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है। ये जो ओजोन परत के अंदर छेद हो रहा है वो पता लगाया गया था, तो कौन से स्थान पर इसका पता लगाया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं क्या, आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिक के ऊपर, भारत के ऊपर, या अलास्का के ऊपर। तो ये जो ओजोन परत के अंदर छेद वाली जो बात का हमें पता चला था, वो कौन से उस पर से पता चला था भी, अंटार्कटिक पर। ठीक है, कहाँ से, अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर से हमें क्या है, पता चला था। तो बी इसका क्या है, सही आंसर है। कहां से पता चला था, ओजोन परत में छेद होने से संबंधित बात, अंटार्कटिक महाद्वीप से। और अंटार्कटिक महाद्वीप किस प्रकार का महाद्वीप है भाई, ये एक निर्जन महाद्वीप है। ठीक है, कैसा महाद्वीप है, ये एक निर्जन महाद्वीप है। ओजोन परत के अंदर जो छेद है, ठीक है, वो किस कारण से होता है, ओजोन परत के अंदर छेद होता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। और इसमें भी किसकी मात्रा की वजह से, क्लोरीन की मात्रा की वजह से क्या है, ओजोन परत के अंदर छेद होता है। ये CFC गैस वैसे निकलती कहां से है, तो ये AC और फ्रिज, इनसे क्या है, ये CFC रेफ्रिजरेटर या फिर किससे, AC से निकलती है क्या, ये CFC गैस। लेकिन जो ओजोन परत का जो छेद है ना, इस छेद को मतलब ओजोन परत की मोटाई जो मापी जाती है वो किसके अंदर मापी जाती है भाई, तो ओजोन परत की मोटाई मापने की जो यूनिट है उस यूनिट को क्या बोलते हैं, डाबसन यूनिट। ठीक है, डाबसन इकाई कहा जाता है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है कब, 16 सितंबर को। ठीक है, कब मनाते हैं इसे, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है, अंटार्कटिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। यानी कि जो क्षितिज के अनुसार जो रेखाएं हैं ना, उन रेखाओं को किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं क्या, अक्षांश, देशांतर,
और समदाब रेखाएं या समताप रेखाएं। देखिए क्षितिज, ये वाली जो लाइन होती है ना सीधी, ये ग्लोब है भाई, देखो इस ग्लोब के ऊपर ये रेखाएं हैं, ये तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, और ये वाली जो रेखाएं हैं ये क्षितिज रेखाएं होती हैं। तो किसके समानांतर पूछा है इसने क्षितिज की बात करी है, ठीक है। यानी कि क्षितिज के अनुसार जो रेखाएं हैं उन रेखाओं को किस नाम से जानते हैं, तो इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, जो ग्लोब के ऊपर वो काल्पनिक रेखा जो कहां से, जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची गई है, उनको किस नाम से जानते हैं, उनको अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं उन्हें, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इसका कौन सा, ए ऑप्शन इसका सही है। अभी क्या रेखा, क्षितिज वाली रेखाएं किस नाम से जानी जाती हैं, अक्षांश के नाम से जानी जाती हैं। और जो ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं ना, उन ऊर्ध्वाधर रेखाओं को किस नाम से जानते हैं, ये वाली जो रेखाएं हैं इनको क्या कहते हैं, तो ये वाली रेखाएं हैं देशांतर रेखा, ठीक है। कौन सी रेखाएं आती हैं, ये देशांतर रेखाएं आती हैं कि ग्लोब के ऊपर, ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं, और जो क्षितिज रेखाएं होती हैं वो कौन सी हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। तो ए इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी डैश के बराबर होगी। यानी कि जो 2 घंटे हैं, 2 घंटों का जो अंतराल आता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, क्या 15 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसका बी आंसर क्या है, सही है 30 डिग्री। किस प्रकार से, देखिए 2 घंटे के अंदर मिनट होंगी कितनी, तो 2 घंटे में मिनट हो गई 120, ठीक है। कितनी हो गई, 120 मिनट हो गई। अब देखो 1 डिग्री, यानी कि हमने अक्षांश और देशांतर वाला जो टॉपिक कर रखा है ना, उसमें मैंने आपको समय निकालना अच्छे से बता रखा है कि किस प्रकार से समय निकाला जाता है। तो 2 घंटे के अंदर समय मिनट कितनी, 120। लेकिन 1 डिग्री को पार करेंगे ना, तो 1 डिग्री को पार करते हैं तो कितना अंतर आता है भाई, 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है। कितने मिनट का आता है, 4 मिनट का। और 120 मिनट किसको पार करने के बाद आएंगी, ठीक है। 1 डिग्री को पार करते हैं तो 4 मिनट का अंतर आ गया। लेकिन किसको, ये 120 को पार करेंगे ना, 120 जो अंतर आएगा वो कितने के, 4 से इसको क्या कर दो, भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा 30, यानी कि कितने डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। कितने डिग्री आता है समय अंतराल, 2 घंटे का जो समय अंतराल आता है वो कहां जाकर के आता है, 30 डिग्री पर आता है। तो ये समय निकालना आपको पता होना चाहिए। जैसे ही ग्लोब के ऊपर क्या है, ये जो देशांतर रेखाएं हैं, तो इस देशांतर रेखा से पूर्व में जाते हैं तो समय क्या होता है, ऐड होता है, और पश्चिम में आते हैं तो समय क्या होता है, माइनस होता है। कितने डिग्री पर कितना होता है, तो 1 डिग्री को पार करते हैं तो टाइम कितना है, बढ़ जाता है। कहां पर, ईस्ट में कितना, 4 मिनट, और इस साइड में कितना हो जाता है, कम, 4 मिनट कम होता है। तो इसने सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा है क्या, कि 2 घंटे का जो समय का अंतर आता है वो कितने डिग्री पर आता है। तो हमें अच्छे से पता है 1 डिग्री का अंतर आता है, 1 डिग्री पर कितना अंतर आता है, 4 का, और 120 का अंतर कहाँ आएगा, 4 से इसको क्या कर दो, भाग, तो क्या है 30 डिग्री। तो बी इसका क्या है, सही आंसर है। 30 डिग्री के पर समय का जो अंतर आएगा वो कितना, 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 2 निरंतर देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर कितना होता है। यानी कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच के समय का अंतर कितना होता है भाई। ऑप्शन दे रखे हैं क्या, 10 मिनट, 14 मिनट, 4 मिनट और कितना, 30 मिनट। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अभी बताया मैंने कितना अंतर आता है, 4 मिनट का अंतर आता है 2 लगातार देशांतर रेखाओं को अगर हम पार करते हैं तो। सी इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, शरदकालीन विषुव, शीतकालीन विषुव, खगोलीय विषुव और वसंतकालीन विषुव। ये जो 23 सितंबर और एक आती है डेट भाई कौन सी, 21 मार्च, ये दोनों ध्यान रखनी है। यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों को क्या है, दिन और रात, ठीक है। दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किस दिन, 23 सितंबर, 23 सितंबर और कौन सा, 21 मार्च। इस दिन को किस नाम से जानते हैं, तो 23 सितंबर को तो जाना जाता है शरद विषुवत, ठीक है, शरदकालीन विषुव, शरदकालीन विषुव। और इस 21 मार्च को जो होता है इसको किस नाम से जानते हैं, वसंतकालीन विषुव।
ठीक है, वसंतकालीन विषु। ये विषु भी आ सकता है या वसंत ऐनात भी आता है भाई, ठीक है, ऐनात नाम भी आता है, ये भी ध्यान रखना। तो वसंतकालीन ऐनात 21 मार्च को और शरदकालीन ऐनात होता है कब, 23 सितंबर को। दोनों ही टाइम पर क्या स्थिति, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और भी बनता है इसी तरह से, क्या कि सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है। तो सबसे बड़े दिन की बात करें तो सब होता है कब, 21 जून को। और सबसे बड़ी रात कब होती है, तो ये होती है कब, 22 दिसंबर को, ठीक है, कब है, 22 दिसंबर। इस दिन को किस नाम से जानते हैं, करक संक्रांति कहा जाता है, और इसको किस नाम से जानते हैं, मकर संक्रांति बोला जाता है। क्या कहते हैं, मकर संक्रांति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन इसका क्या है, सही है, यानी कि शरदकालीन विषु कब, 23 सितंबर। और 21 मार्च की बात करें तो आता है कौन सा, बसंतकालीन ऐनात या बसंतकालीन विषु। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होगी। जो काल्पनिक रेखा है ना 0 डिग्री पर स्थित है, उस रेखा को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, क्या, भूमध्य रेखा, करक रेखा, मकर रेखा या मानक मध्याह्न रेखा। तो 0 डिग्री के ऊपर स्थित अक्षांश की बात हो रही है, यहाँ पर देशांतर की नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा है भाई, ए इसका क्या है, सही आंसर है कौन सी, भूमध्य रेखा, ठीक है, कौन सी है, भूमध्य रेखा। जैसे ये वाला ग्लोब, इसके ये 0 डिग्री इसकी बात कर रहा है, 0 डिग्री पर स्थित रेखा, अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो ये है भूमध्य रेखा। इसी का ही एक नाम और आता है, क्या, विषुवत रेखा, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, विषुवत रेखा, या फिर इसी का ही नाम आता है क्या, इक्वेटर लाइन, ठीक है। और इसी तरह से अगर करक रेखा की बात करें तो ये वाली रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ की, और मकर रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ की। इसको मकर रेखा कहा जाता है और इसको क्या कहते हैं, करक रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा किस नाम से, भूमध्य रेखा के नाम से। ए इसका क्या है, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऐसी कौन सी रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, करक रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, सही है भाई। कौन सी, देखिए ये वाली अभी बताई मैंने, कौन सी, 0 डिग्री, ये क्या है, भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 भागों में, ये वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और ये वाला भाग क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से क्या है, 0 डिग्री 2 भागों में बांटती है। देशांतर भी इसी तरह से 2 भागों में बांटती है, कौन सी, ये वाली 0 डिग्री। इस भाग को क्या कहते हैं, यानी पूर्वी गोलार्ध, और इसको किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी गोलार्ध। तो इसने करक रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बारे में पूछा है, तो 2 भागों में कौन सी, भूमध्य रेखा। सी इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है। ऑप्शन दे रखे हैं, विषुवत रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 90 डिग्री पूर्वी देशांत और 180 डिग्री देशांतर रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानी जाती है कौन सी, 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। तो डी इसका क्या है, सही है भाई, ठीक है, डी इसका आंसर क्या है, सही। ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, ये जो ग्लोब वाली, ये कोई 2 रेखा ही नहीं है, ये एक रेखा आती है, ये भी ध्यान रखना। 0 डिग्री देशांतर रेखा से इस साइड में 179 और इस साइड में भी कितनी, 179, और ये बाहर वाली ये 180 रेखा है, ये कोई 2 रेखा ही नहीं है, ये क्या है, एक ही रेखा है। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्या ये कंप्लीट सर्कल बनाती है भाई, नहीं बनाती, ये भी ध्यान रखना। ये क्या है, ये 180 डिग्री जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, ये क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है। कहां पर है, ये उत्तरी जो अमेरिका है, इस महाद्वीप के पास में कौन सा स्थान, चुक्सी सागर, और दूसरा आता है कौन सा, बेरिंग सागर। इसके पास में क्या है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। तो ये भी कई बार पेपर में आता है, इसको भी ध्यान रखना। तो डी इसका क्या है, सही आंसर है। 180 डिग्री देशांतर और किसके नाम से, अंतरराष्ट्रीय तिथि के नाम से। लेकिन 0 डिग्री की बात करें ना, 0 डिग्री देशांतर, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है क्या, प्रधान यामोत्तर रेखा।
यामोत्तर रेखा, या फिर इसी का ही एक नाम और आता है क्या, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं इसको, ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर कौन सा है, डी इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करक रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध या इनमें से कोई नहीं। यानी कि देखिए ये 0 डिग्री, इससे ये वाली रेखा कौन सी 23.5 डिग्री, और इससे ये वाली रेखा कौन सी 23.5 डिग्री। इन दोनों के बीच का ये वाला जो भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं, तो ये वाला भाग कहलाता है क्या, उष्ण कटिबंध। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंध। क्यों कहा जाता है इसको उष्ण कटिबंध, क्या कारण है, क्योंकि ये वाला भाग है, इसके अंदर क्या है, हमेशा तापमान ज्यादा रहता है। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास में वायुदाब निम्न पाया जाता है और टेम्परेचर क्या है, ज्यादा होता है, और इसी में ही क्या है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। हर रोज वर्षा होती है, कहां, इस वाले एरिया के अंदर। और ये वाला एरिया कहां, 0 से लेकर के 5 डिग्री दोनों गोलार्धों में। और इसी को ही किस नाम से जानते हैं, इसको डोलड्रम के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है, डोलड्रम या शांत पेटी भी कहते हैं। कौन से भाग को, इसी भाग को। अब 23.5 से कितना, 66.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 से दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री कौन सा गोलार्ध, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से। और ये जो ऊपर है कौन सा, तीसरा वा, ये 90 डिग्री ध्रुवों के पास वाला एरिया, इसको किस नाम से, इसको बोला जाता है शीत कटिबंध। ठीक है, क्या कहते हैं, शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या है, सी ऑप्शन इसका सही है। जो 23.5 डिग्री करक रेखा और मकर रेखा के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध बोला जाता है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको, उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य में स्थित है। जो डोलड्रम्स वाली जो पेटी है, अभी मैंने आपको बताई पिछले क्वेश्चन के अंदर, वो किन दो अक्षांशों के बीच में आती है। ऑप्शन दे रखे हैं क्या, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है 35 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री उत्तर और दक्षिणी। तीसरा ऑप्शन दे रखा है क्या, 25 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी, और लास्ट दे रखा है 35 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर और दक्षिणी। अभी बताया मैंने क्या कि 0 डिग्री के पास में, और 0 डिग्री के पास में कौन सी, भूमध्य रेखा के पास में, कहां पर, दोनों गोलार्धों के अंदर। और ये वाला जो भाग है, इस भूमध्य रेखा के पास का, इस भाग को किस नाम से जानते हैं, इसको डोलड्रम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, डोलड्रम या शांत पेटी। क्यों बोला जाता है भाई इसको शांत पेटी, क्या कारण है, क्योंकि 0 डिग्री से 5 डिग्री दोनों गोलार्धों के बीच में क्या नहीं आते, यहाँ पर चक्रवात नहीं आते हैं। ठीक है, इस कारण से कैसा है ये, शांत पेटी, ये शांत एरिया है इस वजह से। और सबसे ज्यादा वर्षा भी कहां पर होती है, इसी एरिया में 0 से 5 के बीच में, और इसको किस नाम से जानते हैं, दोबजे वाली वर्षा कहा जाता है। ठीक है, दोबजे वाली वर्षा के नाम से कौन सा भाग, 0 डिग्री के, 0 से दोनों गोलार्धों के बीच में 5 डिग्री के बीच का भाग, जहां हर रोज दोबजे वर्षा होती है, इस कारण से दोबजे वाली वर्षा कहा जाता है। तो डोलड्रम वाली पेटी, डोलड्रम वाली पेटी कौन सी, ये वाली भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया को। कौन सा, ए ऑप्शन इसका सही है भाई। 0 से दोनों गोलार्धों में क्या है, 5 डिग्री के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है, डोलड्रम कहलाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। और ये सारे क्वेश्चन है ना भाई, ये हमने पीछे टॉपिक कर रखे हैं अच्छे से, एटमॉस्फेयर वाला और दूसरा कौन सा, अक्षांश और देशांतर। इन दोनों को क्या है, दोनों वीडियो को अच्छे से देखना, तब जाके ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आप इनका आंसर दे पाओगे। थैंक यू।